विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग। आज हमारा टॉपिक है वर्षा, रेनफॉल। वर्षा यानी रेनफॉल। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल से क्वेश्चन बना है, कन्वेक्शनल रेनफॉल से क्वेश्चन बना है, साइक्लोनिक रेनफॉल से क्वेश्चन बना है, प्री में क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले वर्षा। जब जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर को उठती है, जब जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर को उठती है तो वह ठंडी हो जाती है और जलवाष्प का संघनन होने से जल कण पैदा होते हैं और वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर एकत्रित होकर वायु में ही तैरने लगते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर एकत्रित होकर। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई किन्हें कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स हो गए, धुएं के कण हो गए, नमक के कण हो गए, है ना। तो जब जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर को उठती है तो वह ठंडी हो जाती है और जलवाष्प का संघनन होने से जल कण पैदा हो जाते हैं और वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर एकत्रित होकर वायु में ही तैरने लगते हैं। कुछ समय के पश्चात जल कणों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वायु का अवरोध जल की बूंदों को वायुमंडल में लटकाए रखने में असमर्थ हो जाता है। तब धरातल पर जल वर्षा की बूंदों के रूप में आ गिरती है। जल रुकना है, वर्षा की बूंदों के रूप में आ गिरता है या गिरती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। अब देखो ना, वर्षा हम देख रहे हैं, आजकल वर्षा हो रही है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। किसी स्थान में होने वाली वर्षा को कुछ कारक व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। अब ये प्री का क्वेश्चन होता है कि वर्षा को कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो नंबर 1, वायु में जलवाष्प की मात्रा। वायु में जलवाष्प की मात्रा। नंबर 2, समुद्र से दूरी। नंबर 2, समुद्र से दूरी। नंबर 3, अक्षांशीय स्थिति, लैटिट्यूडनल पोजीशन, यानी कोई जगह जो है वो किस लैटिट्यूड पर है। नंबर 4, भाप भरी हवाओं में बाधा, यानी बाधा का विस्तार, यानी पर्वत। भाप भरी हवाओं में बाधा कौन उत्पन्न करेंगे? पर्वत करेंगे। जलाशयों का विस्तार, वनस्पतियों का आवरण। वनस्पतियों का आवरण, वेजिटेशन सुना होगा आपने, जहां फॉरेस्ट होंगे तो वर्षा को आकर्षित करेंगे, है ना। ऐसे आपने सुना होगा कि जलाशयों का विस्तार। अब बड़े बड़े अगर रिजर्वायर बन गए, थ्री गॉर्जेस डैम बन गया, तो ज्योग्राफी वहां का, भूगोल वहां का, मौसम ही चेंज हो गया। थ्री गॉर्जेस डैम मतलब चाइना का बहुत बड़ा डैम है थ्री गॉर्जेस डैम। उसके पीछे जो रिजर्वायर है, जैसा आपने टिहरी डैम देखा होगा, उसके पीछे भी रिजर्वायर है, पानी भरा हुआ है। तो उससे काफ़ी हद तक क्या होता है, मौसम परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इतना तो टिहरी डैम है रिजर्वायर। तो थ्री गॉर्जेस डैम तो संसार का सबसे बड़ा डैम है, उसके पीछे का रिजर्वायर कितना बड़ा होगा। तो पूरा का पूरा क्या, मौसम ही चेंज हो जाता है उस जगह का, अगल बगल का। इतना समझ में आ गया। तो वर्षा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, प्री में ऐसा क्वेश्चन बनेगा। 4 ऑप्शन देगा, इन्हीं में से हम लोग 6 ऑप्शन पढ़ रहे हैं। जैसे वायु में जलवाष्प की मात्रा, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया समुद्र से दूरी। नंबर 3 होगी अक्षांशीय स्थिति। नंबर 4 हो गया वनस्पतियों का आवरण। मैं इसको ले लेता हूँ, वनस्पतियों का आवरण, ठीक है। अगर डेजर्ट होगा तो वो वर्षा को आकर्षित नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ वन होंगे वो वर्षा को आकर्षित करेंगे। वर्षा के प्रकार, टाइप ऑफ रेन्स। टाइप ऑफ रेन्स। धरातल पर 3 प्रकार की वर्षा होती है। नंबर 1, संवहनीय वर्षा। सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न जो है वो संवहनीय वर्षा से है। कन्वेक्शनल रेनफॉल। ऐसा पूछता है कि 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास कौन सी वर्षा होती है? आंसर संवहनीय वर्षा होती है। 0 डिग्री इक्वेटर मतलब ये पूरी बेल्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ कौन सी वर्षा होती है? कन्वेक्शन रेनफॉल होती है। क्यों होती है कन्वेक्शन रेनफॉल? क्योंकि दोनों तरफ की व्यापारिक हवाएं, देखो ये इधर से ट्रेड विंड आई, इधर से भी ट्रेड विंड आई, दोनों आपस में मिली और दोनों मिलके क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। जब ये ऊपर उठती है तो साथ में वाटर वेपर को भी लेके जा रही होती है, आर्द्रता भी ग्रहण कर लेती है। अब जब ऊपर जाएंगी तो मैंने कहा वायुमंडल की एक विशेषता है, हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। 165 मीटर पर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता तो बादल तो 2-2 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं। वहाँ टेम्परेचर कितना कम होगा? कम टेम्परेचर की वजह से कंडेंसेशन होता है
और कंडेंसेशन की वजह से वर्षा होती है। इसलिए 0 डिग्री इक्वेटर पर हमेशा 3 बजे तक भयंकर गर्मी पड़ती है, 3 बजे के बाद भयंकर बारिश होती है। कैट एंड डॉग्स बोलते हैं, मूसलाधार वर्षा। कैट एंड डॉग्स मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ट्रेन कैट एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार वर्षा होती है। इसीलिए 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास 5 से 5 की जो बेल्ट होगी वहां पे आपको हमेशा घने जंगल मिलेंगे। कैसे जंगल मिलेंगे? अमेजन के जंगल मिलेंगे यहाँ पर। इधर इतने घने जंगल, एनाकोंडा जैसे सांप मिलेंगे, बायोडायवर्सिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर पर हजारों किस्म के पेड़ पौधे या हजारों किस्म के जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना। ये तो समझ में आया? ठीक है। तो संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शन रेनफॉल, जब वायु गर्म हो जाती है तो वह संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है और ऊपर उठकर फैल जाती है, जिससे इसका तापमान गिर जाता है और संघनन क्रिया आरंभ हो जाती है। संघनन क्रिया, कंडेंसेशन, संघनन मतलब कंडेंसेशन क्रिया आरंभ हो जाती है। इस संघनित क्रिया से मेघ बन जाते हैं और घनघोर वर्षा होती है। यह वर्षा गरज और चमक के साथ होती है। विषुवत रेखीय प्रदेश और समशीतोष्ण प्रदेश में साल भर इसी प्रकार की वर्षा होती है। अब फिर देखो, यहां से क्वेश्चन पूछेगा वो कि संवहनीय वर्षा किन किन क्षेत्रों में होती है। तो एक तो 0 डिग्री इक्वेटर बता दिया मैंने, एक मैंने समशीतोष्ण क्षेत्र बता दिया। समशीतोष्ण क्षेत्र में भी साल भर बारिश होती है। क्या होती है? शीतोष्ण बोलते हैं टेम्परेट को। किसको बोलते हैं? समशीतोष्ण प्रदेशों में भी साल भर इसी प्रकार की वर्षा होती है। यानी किस प्रकार की? संवहनीय वर्षा। क्लियर हो गया? ठीक। दूसरा आता है चक्रवातीय वर्षा, यानी साइक्लोनिक रेनफॉल। चक्रवात के आंतरिक भाग में जब भिन्न तापमान वाली पवनें आपस में मिलती हैं तो ठंडी पवनें गर्म पवनों को ऊपर की ओर धकेलती हैं। मैंने वैसे भी बताया था आपको चक्रवात कब आते हैं। अब सुनो, जब दो विभिन्न स्वभाव वाली हवाएं, विभिन्न स्वभाव मतलब तापमान और आर्द्रता, खासकर तापमान, दो विभिन्न स्वभाव वाली हवाएं आपस में ऐसे आमने सामने टकराती हैं तो दोनों हवाएं अंत तक अपनी विशेषताओं को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। तापमान संबंधी, आर्द्रता संबंधी विशेषताओं को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। इसी प्रयास में दोनों के बीच में एक फ्रंट बनता है जो कि साइक्लोन की पहली स्टेज होती है। क्या होती है? ठीक है। तो जब गर्म पवनें ठंडी पवनें या ठंडी पवनें गर्म पवनों से मिलती हैं आमने सामने से, ठंडी पवनें गर्म पवनों को ऊपर की ओर धकेल देती हैं। ऊपर उठने पर पवन ठंडी हो जाती है और वर्षा कर देती है। इस प्रकार होने वाली वर्षा चक्रवातों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? चक्रवातों द्वारा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु चारों ओर से केंद्र की तरफ जाती है, जिससे चक्रवात के मार्ग में मूसलाधार वर्षा होती है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, चक्रवात जो होते हैं, जब आपने डायग्राम बनाना है तो उसके बीच में क्या बनाओगे आप? लो प्रेशर। क्या बनाओगे? और उसके बाहर के जो क्या होंगी, समताप रेखाएं होंगी, वो धीरे 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 बाहर की तरफ क्या होंगी? वायुदाब बढ़ेगा। तो हमेशा गर्म मतलब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की हवाएं चलती है। अब चक्रवात में पढ़ लेंगे चक्रवात, बस ये ध्यान रखना कि चक्रवात में, बल्कि पेज पलटिए, अगर पेज पलट सकते हो तो बता देता हूं मैं, है ना। बीच में लो होगा, बाहर की तरफ हाई होगा। जबकि एंटी साइक्लोन में क्या होगा? उल्टा होगा, बीच में हाई होगा और बाहर की तरफ क्या होगा? लो होगा। तो एंटी साइक्लोन में अंदर से बाहर की तरफ चलती हवाएं, और जबकि चक्रवात में क्या होता है? बाहर से अंदर की ओर आती हवाएं। ये अंतर होता है किसमें? साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। तो मैंने कहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु चारों ओर से केंद्र की तरफ आती है। अब ये मैं समझाना चाह रहा हूं केंद्र की तरफ क्यों आती है। केंद्र में लो प्रेशर है, केंद्र में क्या है, और बाहर की तरफ क्या है? हाई प्रेशर है। तो हमेशा हवाएं क्या होती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती हैं। इससे चक्रवात के मार्ग में मूसलाधार वर्षा होती है। कैट एंड डॉग्स बोलते हैं मूसलाधार वर्षा को। क्या बोलते हैं? अब तीसरे प्रकार की वर्षा है कौन सी? पर्वतीय वर्षा, यानी ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोजेनेसिस पढ़ा है आपने? ओरोजेनेसिस पर्वत निर्माणकारी घटनाएं। ओरो जहां पे भी आएगा समझ लेना पर्वतों से संबंधित है। ऐसे ही ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी पर्वतीय वर्षा। उष्ण और आर्द्र पवनों के मार्ग में जब कोई पर्वत, पठार या ऊंची पहाड़ियां आ जाती हैं तो पवन को बाध्य होकर ऊपर चढ़ना पड़ता है।
ऊपर उठने पर वह ठंडी हो जाती है और वर्षा कर देती है। इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। इसे मानसूनी वर्षा भी कहते हैं। अब देखो, हमारे यहाँ जो मानसून आता है, वर्षा का कारण क्या है? अवरोध। अवरोध बोलते हैं इसको, मतलब जो पर्वतों रेजिस्ट करते हैं किसको? बादलों को। अब बादल आए, साउथ वेस्ट मानसून आया, सबसे पहले वेस्टर्न घाट से टकराता है। किससे टकराता है? वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड में, जहां से हवा चल रही है, जो हवा फेस करने वाली साइड है, उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। भयंकर बारिश। और लीवर्ड साइड में वृष्टि छाया प्रदेश। कैसा प्रदेश? वृष्टि छाया प्रदेश। समझ में आ गया? फिर हिमालय। अगर हिमालय ना होता तो पर्वतीय वर्षा भी ना होती। यहाँ पर हिमालय बहुत बड़ा अवरोध है। हिमालय एक ऐसी दीवार है जो पूरे मानसून, साउथ वेस्ट मानसून को क्या करती है? रोकती है। समझ में आ गया? यही कारण है कि यहाँ पर क्या है, इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है मासिनराम चेरापूंजी में होती है। या तो मासिनराम में होगी या चेरापूंजी में होगी, मेघालय। वहां पर इसलिए होती है, वहां कीपाकार है, जो पर्वत श्रेणियां कीपाकार है, कीप के आकार की। एक बार बादल फंस गए, घूम घूम कर क्या वही वर्षा करते हैं, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा क्लाउड बस्टिंग कभी मैदानी भागों में नहीं होती। जहां बादल फंसे, क्या हुए, बहुत बड़ी मात्रा में जमावड़ा हो गया किनका? बादलों का, समझ लो। और अगर वो कुछ कंडीशंस होती हैं उसके लिए, क्लाउड बस्टिंग के लिए, तो समझ लो सारे बादल फिर क्या होने, एक ही जगह बरसने। तो माना वो पहाड़ पे सामने दिख रहा है आपको, अगर वहां क्लाउड बस्टिंग हो गई तो समझ लेना कि अरबों घन मीटर पानी। तब ये मत सोचना कि बचोगे यहाँ पर, वो तो खैर वहां पे कंडीशन नहीं है वैसी। लेकिन अगर सामने टकरा गए और वहां क्लाउड बस्टिंग हो गई, तो जितना पहाड़ दिख रहा है आपको, वैसे भी चूने का पहाड़ है वो, तो सारा का सारा नीचे दिखेगा। और जहां पे आप बैठे हो तीसरी मंजिल पे, आपसे ऊपर मड होगा, कीचड़ होगा जो वहां से निकलेगा। पर यहाँ पर होता नहीं है। मैंने कहा ये क्षेत्र, हम क्या है, पर्वतपादीय प्रदेशों पर रहते हैं। पर्वतपादीय प्रदेश मतलब पर्वतपाद मतलब पर्वतों के पैरों पे रहते हैं हम। तो खुली घाटी, मतलब वैसी बंद घाटी नहीं है, कीपाकार नहीं है। इतना समझ में आ गया? चलो जी, तो क्या बोला मैंने? मानसूनी वर्षा भी कहते हैं पर्वतीय वर्षा को। यहाँ पर्वतों के पवनाभिमुखी, इनको वर्ड को याद करना शुरू कर दो भाई, ये सुना नहीं होगा आपने इस तरह शब्द। पवनाभिमुखी यानी विंडवर्ड स्लोप। विंडवर्ड स्लोप, जहां पर विंड टकराती है, विंडवर्ड स्लोप, ढालों पर अधिक वर्षा होती है। किंतु पवनाभिमुखी यानी लीवर्ड स्लोप वर्षा से अछूता रहता है, क्योंकि जब पवनें पर्वतों के दूसरे ओर नीचे उतरती है तो शुष्क हो जाती है। क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। यह वर्षा विहीन भाग वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? और जो एरिया रेन शेडो होगा, वहां का जो जीवन होगा वो टफ होगा। क्या होगा? एक बार क्वेश्चन बना कि शिवाजी के उत्कर्ष में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो क्या आंसर दोगे आप? हाँ जी, वहां के भूगोल का। किसका? वहां के भूगोल का। मैं इतिहास लेके आ गया भूगोल में, और मैं समझा रहा हूं कैसे। वैसे तो आप आंसर दो कि शिवाजी के उत्कर्ष में सबसे बड़ा योगदान किसका है? माता जीजाबाई का। जीजाबाई अगर कहानी ना सुनाती बचपन से, अगर उनको महत्वाकांक्षी ना बनाती, तो मेरे ख्याल से शिवाजी ना होते। दादाजी कोणदेव का, है ना, समर्थ गुरु रामदास का। ठीक है, इनका योगदान है, लेकिन उससे बड़ा योगदान क्या है? भूगोल का। मावल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश है। कौन है? वृष्टि छाया प्रदेश है। गारे वाली मिट्टी है। बारिश ही नहीं होगी तो भाई क्या होगा? पानी है ही नहीं। पानी नहीं है तो भूगोल टफ है। भूगोल टफ है तो क्या होता है? वहां पर छीन कर और लूट कर, किसी जमाने में बोलते हैं, एक लूटने की प्रवृत्ति आ जाती है। फिर क्या? और एक बाल्टी के लिए मर्डर हो जाता है। आप पानी के लिए लाइन पर लगे हुए हो, तब तक एक कोई आ गया, गुस्सा आ गया आपको, आपने बाल्टी उसके सर पे मार दी। यही तो होता है। तो मावल प्रदेश के लोगों को ही उन्होंने अपनी सेना में भर्ती किया था, जिन्हें मवाली कहते हैं आज। क्या बोलते हैं मुंबई में? तो मवाली क्या करता है? क्या करता है भाई मवाली? हाँ, योद्धा होता है। लड़ाई झगड़ा की आदत होती है उसको। ठीक है, क्योंकि
मुगलों से टकराने के लिए उसी प्रकार के लोग चाहिए थे जो उनसे टक्कर ले सकें। अब वो कहां थे? मावल प्रदेश में पल रहे थे। शिवाजी अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। शिवाजी की जो सेना में मावल सिपाही थे, उन्होंने शिवाजी को शिवाजी बनाया। पर उन मावलों को मावले किसने बनाया? मवाली किसने बनाया उनको? वहां के भूगोल ने। आप लोग क्यों नहीं हो? आप लोग इसलिए नहीं हो, तीनों टाइम खाना मिल रहा है, नल खोलते ही पानी मिल रहा है, बटन खोलते ही बिजली मिल रही है। डेजर्ट में छोड़ दूंगा तो अपने खास मित्र की हत्या कर दोगे एक गिलास पानी के लिए। क्या कर दोगे? नमक के लिए हत्या कर दोगे। माना इतना ही नमक बचा हो कि एक ही आदमी उसमें खा सकता है, तो क्या करना पड़ेगा? छीनना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, है ना? तो जिन धर्मों का जन्म डेजर्ट में होता है वो बड़े कैसे होते हैं? क्रूर होते हैं धर्म। जिन धर्मों का जन्म कहाँ होता है? गंगा यमुना के दुआबों में होता है, वो बड़े कैसे होते हैं? वो अहिंसो परमो धर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मनुस्मृति में यहाँ पर उत्तराधिकार के नियम लिखे जाते हैं, बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन डेजर्ट में लिखा जाता है कि तलवार के दम पर जो आखिरी बचेगा वो राजा बनेगा। क्या बोला जाता है? समझ में आया क्या? तो आप लोग इतने सॉफ्ट क्यों हो? क्योंकि आप क्या हो? समृद्ध हो। क्या हो? समृद्ध हो। चलो जी, तो पर्वतीय वर्षा समझ में आ गया होगा, वृष्टि छाया प्रदेश समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे संसार में वर्षा का वितरण। भाई एक डायग्राम बनाना है, ऐसी पहाड़ बनाना है आपने। एक लीवर्ड साइड दिख रहा होगा आपको, एरो से दिखा रखा आपको, मानसून दिखा रखा। ऊपर चढ़ा, पर्वत की ऊपर चोटियों पे कंडेंसेशन हो गया, वहां बारिश हो गई। नीचे आप पिकनिक मना रहे थे, आप बह गए। छोटा सा झरना था, अचानक से क्या हो गया? क्योंकि बारिश तो ऊपरी भागों में होगी ना, पर्वतीय जो आपका वेस्टर्न घाट होगा, और नीचे आप क्या झरने में आनंद ले रहे थे, अचानक से उसमें इतना पानी आ जाएगा कि आप संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो मानसून के समय में खासकर जो आपका वेस्टर्न घाट है, जिसको कि सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर पिकनिक ना मनाएं, खासकर झरनों के पास। ठीक है? और वेस्टर्न घाटी क्या, यहाँ हिमालय पे भी ये मत सोचना कि थोड़ा सा पानी आ रहा है। कब? क्या? देख लो जाके केदारनाथ के रास्ते, अपने आप पता चल जाएगा। भीमबली है ना, पूरे पहाड़ नीचे आ जाते हैं, खिसक जाते हैं। संसार में वर्षा का वितरण। एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, और ये अलग अलग मौसमों में भी होती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। इधर से देखो, इधर से ऊपर जाओगे, इधर बहुत बारिश होती है। अरे भाई, इतनी बारिश होती है तभी तो संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, जिसका उद्गम यहाँ पर होगा। वो कैसी होगी? इतना वाटर वॉल्यूम होगा कि संसार में सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम महासागर में फेंकने वाली जो नदी है वो कौन सी है? अमेजन। सबसे बड़ी नदी बोला हमने, लंबी नहीं बोला। लंबी तो कौन है? नाइल, जो कि कहाँ बहती है? अफ्रीका में। और अफ्रीका में बह तो रही है वो, लेकिन निकल कहाँ से रही है? वो 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास से कहीं से निकल रही है। मतलब विक्टोरिया लेक से निकलती बताते हैं, है ना, या अल्बर्ट लेक से निकलती है। निकल यहाँ से रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, डेजर्ट से पार करते हुए जाती है। ये तो समझ में आया? तो इतना पानी कहाँ से आएगा? क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर वाला पार्ट है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाते हुए वर्षा की मात्रा धीरे धीरे अब ध्रुवों पर तो भाई वर्षा होती नहीं है, बर्फ पड़ती सीधे। क्या होती है? बर्फ पड़ती है। ठीक है? बल्कि भारत में भी अगर आप बोलेंगे सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है। अब क्यों होती है लेह में? लेह में बर्फ ही पड़ती है, सीधे वर्षा नहीं होती। ठीक है? विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। 3 अलग अलग पॉइंट हैं। समझा रहा हो वर्षा ज्यादा कहाँ होती है? पहला उसने बता दिया कि विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी। दूसरा उसने बोल दिया कि तटीय क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है, बजाय कि महाद्वीपों के भीतरी भागों के। ठीक है? तीसरा पॉइंट उसने बता दिया कि विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है।
अच्छा, जब सैलिनिटी वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो सबसे ज्यादा लवणता कहाँ होनी चाहिए कायदे से? जहां वर्ष भर उच्च तापमान हो। तो वर्ष भर उच्च तापमान कहाँ होता है? 0 डिग्री इक्वेटर पर 0 डिग्री इक्वेटर पर सैलिनिटी ज्यादा होती नहीं पानी की। महासागरों के अगर आप सैलिनिटी को चेक करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल रहा हूं। 0 डिग्री इक्वेटर पर क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि जितना वाष्पीकरण होता है उतनी उससे ज्यादा वर्षा होती है वहां पर। तो वर्षा के कारण क्या होता है? समुद्र का जल क्या होता है? सैलिनिटी घट जाती है। सैलिनिटी समझ रहे हो? सैलिनिटी मतलब लवणता, नमक। कहाँ का पानी ज्यादा नमकीन होगा? 0 डिग्री इक्वेटर का नहीं होगा। 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड पर जब आप जाएंगे वहां का पानी ज्यादा क्या होगा? खारा होगा। लवणता मतलब खारापन। लवणता मतलब वैसे खारापन भी नहीं बोलेंगे। लवणता का मतलब होता है 1000 ग्राम में कितने ग्राम नमक है ना? तो 1000 ग्राम में अगर 35 ग्राम नमक है तो उसको कैसे लिखते हैं हम? 35 जैसे परसेंट लिखते हैं ना, परसेंट नहीं, 2 जीरो मारने पड़ेंगे आपको क्योंकि अपॉन 1000 है। जब 1/100 होता है तो परसेंट बनाते हैं, लेकिन जब बटे 1000 है तो ऐसे बनाएंगे, एक ऊपर 1 नीचे 2 पर 1000। सैलिनिटी को किसमें मापते हैं? 1000 ग्राम पानी में कितने ग्राम नमक। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या बताया कि विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। क्यों होती है? वहां पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। विषुवत वृत्त से 35 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। ईस्टर्न कोस्ट जो होते हैं वहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। लेकिन विषुवत वृत्त से 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है। क्या होती है? ध्यान रखना, अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग कंडीशन। जैसे विषुवत 35 से 40 पे अगर आप जाएंगे तो पूर्वी भागों पर, महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर बहुत वर्षा होगी। अगर आप 45 से 65 डिग्री के बीच में जाओगे तो क्योंकि वहां पर वेस्टर्नली चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं, पछुआ पवनों के कारण क्या होता है? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है, पूर्वी किनारों पर नहीं होती है। क्लियर हो रहा है? तथा यह पूर्व की तरफ घटती जाती है। जहां भी पहाड़ तट के समानांतर हैं वहां वर्षा की मात्रा पवनाभिमुखी तटीय मैदान से अधिक होती है और यह एक प्रतिपवन दिशा की तरफ घटती जाती है। अगर सी कोस्ट मतलब जो तट है, सागर का तट है, उसके समानांतर अगर कोई पर्वत श्रृंखला है तो विंडवर्ड साइड में भयानक बारिश होगी, लीवर्ड साइड में वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। और ये ध्यान रखना, जो वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं वहाँ की संस्कृति भी अलग होती है। क्या होती है भाई? जैसे हम लोग हैं, हम मंदिर बनाते हैं तो क्या हम बावड़ी बनाते हैं? पहले बावड़ी समझते हो? क्या हम तालाब बनाते हैं? नहीं बनाते। लेकिन वृष्टि छाया प्रदेश दक्षिण भारत जो है वहां पर मंदिर बनने से पहले क्या होता है? सबसे पहले एक तालाब बनेगा, हर मंदिर में तालाब होगा। ऋषिकेश के आंध्र आश्रम में जाओगे, यहाँ तालाब की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि वो उनकी संस्कृति है इसलिए वहां पर भी उन्होंने तालाब बना रखा। क्योंकि आंध्र प्रदेश में वृष्टि छाया प्रदेश है तो क्या बना रखा उन्होंने? गए हो अंदर जाना कभी? तालाब है ना। हमारे यहाँ तालाब होता है? हरिद्वार में इतने मंदिर है, तालाब है किसी मंदिर में? नहीं है ना। खाली भूतनाथ मंदिर में है एक स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल है, वो तालाब नहीं, वो सांस्कृतिक वो नहीं है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और दक्षिण भारतीय पिक्चर देखी होंगी आपने, उसमें एक बड़ा राजा होता है, वो अपनी सारी संपत्ति क्या कर देता है? दान कर देता है। क्या करने के लिए? डैम बनाना, डैम बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, कुआं खोदने के लिए,
कुछ पिक्चरें देखी होंगी आपने दक्षिण भारतीय, वहां पर महान वही है जिसने क्या किया, डैम बनाए। डैम मतलब पानी को रोककर सिंचाई के लिए क्या किया, व्यवस्थाएं की, तालाब बनाए, उन्होंने क्या किया, कुएं खुदवाए। चलो जी आगे। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को कुछ रूपों में पहचाना जाता है, जैसे विषुवतीय पट्टी, विषुवत रेखा के अगल बगल वाली जो पट्टी है, बेल्ट है जो, उसके बारे में बता रहा है। विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वत की वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वत के वायु की ढाल पर मानसून वाले, ये एक ही है। विषुवतीय पट्टी को अलग पढ़ना है आपने, शीतोष्ण प्रदेश को अलग पढ़ना है। लेकिन शीतोष्ण प्रदेशों में भी कहां पर, शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु के ढाल पर। तीसरा आपने पढ़ना, मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है। मैं जो बता रहा हूं आपको, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है, सह्याद्री या वेस्टर्न घाट से टकराता है, तो इस साइड में, भारत के वेस्टर्न घाट के इस साइड में, यानी वेस्ट साइड में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, जब इतनी नदियां हैं वेस्टर्न घाट के उस तरफ, आजकल इतनी नदियां हैं, आजकल राफ्टिंग होती है वहाँ, ये पता है? बेंगलोर आप जाएंगे राफ्टिंग होगी। हाँ जी, साउथ इंडिया में ऋषिकेश से कई राफ्ट जो संचालक हैं वो कहाँ जाते हैं, दक्षिण भारत जाते हैं, इस समय राफ्टिंग होती है। हाँ वहाँ भी जाते हैं, मीठी नदी। तो सुनो क्या बोल रहा था मैं, किसी ने, बच्चे ने पूछा डैम क्यों नहीं बनाते कि हम, तो भाई 2 महीने 3 महीने के लिए डैम बनाएंगे हम, 2-3 महीने रहता है उसमें पानी, और इतना पोटेंशियल है कि पूछो मत। लेकिन 2-3 महीने के लिए डैम बनाना संभव नहीं है। डैम तो सदावाहिनी नदियों पर ही बनेंगे, किस पर बनेंगे, और वो है हमारे पास। और लेकिन समस्या ये है कि हम सिस्मिक जोन पे हैं, रिक्टर स्केल पर 9 के भूकंप भी आए हैं, पर क्योंकि देश के विकास में योगदान देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, डैम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं आपके, जो पर्यावरणविद होते हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। किसको, सरकार को। पर्यावरणविद कहते हैं नहीं जी गलत है, बड़े डैम मत बनाओ, छोटे बनाओ। सरकार का कहना है कि भाई किसानों को भी बिजली देनी है, सबकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है, कैसे करेंगे। तो फिर ले दे के जो पर्वतीय प्रदेश है, सदावाहिनी नदियां जहां हैं वहीं डैम बनते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक। और मेरी भाषा को भी पकड़ो, जब मैं बोल रहा होता हूं तो उसको पकड़कर बोलना भी सीखो, वैसे ही लिखना भी है आपने। आगे, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी और भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट के हिसाब से बता रहा है कि कहां कहां पर कितनी वर्षा होती है। जब वो पूछता है ना वर्षा का वितरण, विश्व में वर्षा का वितरण, तब आपने यही लिखना है। ये मेंस का क्वेश्चन है। क्या है, आपने जानकारी देनी है उसे कि कहां पर कैसी वर्षा होती है। ठीक है, जहां ट्रेड विंड चलेंगी वहां महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा होगी, जहां पछुआ पवनें चलेंगी वहां महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर वर्षा होगी, पूर्वी तट क्या रहेंगे, सूखे रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही बता रहा, महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्णकटिबंधीय ना ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। महाद्वीपों के भीतरी भाग में वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। किससे कम? 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा का मौसमी वितरण इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों जैसे विषुवत रेखीय पट्टी और ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष भर होती रहती है। वर्षा, इस पॉइंट को खास ध्यान रखना, पूरे वर्ष वर्षा कहाँ होती है? एक विषुवत रेखीय पट्टी में, एक समशीतोष्ण प्रदेशों में। और समशीतोष्ण प्रदेश कैसे होता है? ठंडे होते हैं। कैसे होते हैं? लेकिन वर्षा क्या, साल भर वर्षा होती रहेगी।
उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग बोलते हो न्यूजीलैंड जी इतना सुंदर है, वहाँ के पहाड़ इतने सुंदर हैं, ये है वो है, हमारे यहाँ नहीं है। तो भाई हमारे यहाँ गर्मी है, गर्मी होगी तो डस्ट होगी, डस्ट होगी तो आजकल देख रहे होंगे सामने का जंगल कितना सुंदर लग रहा है, नहा धो के हर आदमी अच्छा लगता है। अब एक हफ्ते तक नहाओगे नहीं तो कैसे लगोगे, है ना। तो जो वहाँ न्यूजीलैंड के जो पहाड़ हैं वो नहाए धोए होते हैं, अच्छे लगते हैं, नहाए धोए होते हैं, मतलब वर्षा होती रहती है वहाँ पर। और हमारे जो ये सामने पहाड़ हैं तो गर्मियों में देखना, देख के ही मन क्या होता है, कई बार ऊपर आग लगी रहती है और बस क्या बताना, धूल ही धूल। तो आजकल दिख रहा होगा आपको, साफ दिख रहा है आजकल भीमगोड़ा पुल पे जाना हरिद्वार में, और अगर बादल नहीं होंगे तो आपको हिमालय दिखेगा वहां से। भीमगोड़ा पुल पता है, एक ही जगह है हरिद्वार में जहां से हिमालय दिखता है। कौन सा? लेकिन उसके लिए किस्मत चाहिए आपको। एक तो विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मौसम साफ होना चाहिए, वहां तक हिमालय तक कहीं पर बादल नहीं होने चाहिए, पूरी रेंज के दर्शन होते हैं वहां से। मैंने भी अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार देखा और मुझे आश्चर्य हुआ कि यहां से हिमालय दिख रहा है। कहां से? तो जब भी आप हरिद्वार जाते हो उस पुल पर सुबह के टाइम पर दिखेगा आपको, सूर्योदय के समय में। किस समय में? सूर्योदय के समय। क्योंकि हिमालय पर एक चीज देखी होगी आपने, जब सूर्योदय होता है उसमें बिल्कुल साफ रहता मौसम। कैसा रहता है? साफ रहेगा मौसम, बिल्कुल चमकदार, बिल्कुल चांदी की तरह चमकेगी बर्फ। थोड़ी देर बाद ये जैसे दिख रहा है आपको, ये उठने लग गए सामने, फिर वहां उठना शुरू हो जाता है, क्या बादल से बनने शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। 8 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा कि विश्व में वर्षा का वितरण, आपने इतना ही समझाना है, ठीक है। अगला, तड़ित झंझा क्या होती है भाई? तड़ित झंझा एक तीव्र स्थानीय झंझावत होता है, थंडरस्टॉर्म बोलते हैं इसको, थंडरस्टॉर्म, जिसमें विस्तृत तथा घने कपासी वर्षा मेघ होते हैं तथा नीचे से ऊपर की ओर प्रबल हवाएं चलती हैं। बिजली का तेजी से चमकना, बादलों की गरज इसकी प्रमुख विशेषता है, परंतु कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। वर्षा इतनी तेजी से होती है कि लगता है कि मेघ ही फूट पड़े हैं। इसी से इस वर्षा को मेघ प्रस्फोट यानी क्लाउड बस्ट कहते हैं। परंतु वर्षा थोड़े समय तक टिकती है। चक्रवातों से तड़ित झंझा को अलग ही समझना चाहिए, क्योंकि चक्रवात प्रायः गोलाकार होते हैं जिनमें बाहर से हवाएं केंद्र की ओर चला करती हैं, जबकि तड़ित झंझा में नीचे से ऊपर की ओर हवाएं चलती हैं। तड़ित झंझा में या थंडर स्टॉर्म में हवाएं नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं, चक्रवात में बाहर से भीतर की ओर चलती है हवा। कहां से? बाहर से भीतर की ओर। इन्हें संवहन का रूप कह सकते हैं। तड़ित झंझा का संबंध उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा अभिसरण के अधिक होने से भूमध्य रेखीय प्रदेश इनके लिए सर्वाधिक आदर्श स्थान होते हैं, जहां पर स्थानीय या तापीय झंझावत प्रायः आते रहते हैं। इन प्रदेशों में प्रत्येक वर्ष 75 से 150 दिन झंझावत के दिन हो जाते हैं, कहीं कहीं पर 200 दिन भी हो जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर इनके दिन कम होते जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के पास इनकी संभावना कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। यहाँ पर इनके आने का समय 5 दिन से भी कम होता है। परंतु महाद्वीपों के पूर्वी भाग में गर्मियों में कुछ झंझा अवश्य होते हैं। उच्च अक्षांशों में 45 डिग्री से 60 डिग्री शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के साथ इनका निर्माण होता रहता है, परंतु 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के आगे तड़ित झंझा नहीं होते। तड़ित झंझा 20 नंबर में पूछेगा आपसे, 20 शब्दों में पूछेगा, कितने में? या 50 शब्दों में पूछेगा, इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा समझ लीजिए कहाँ कहाँ पर होती है। तो तड़ित झंझा के लिए बेस्ट जो जगह है वो कौन सी? विषुवत रेखीय प्रदेश। कैसे? भूमध्य रेखीय प्रदेश को ही विषुवत रेखीय प्रदेश बोलते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास की जो पट्टी है वो तड़ित झंझा के लिए क्या है? क्योंकि वहां पे उच्च तापमान है, उच्च आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है ना, और अभिसरण मतलब दोनों तरफ की जो ट्रेड विंड्स हैं वो क्या कर रही हैं? अभिसरण, मिल रही हैं आमने सामने से, अभिसरण हो रहा है उनका, और फिर वो ऊपर उठ रही हैं। और मैंने कहा आपको कि झंझा में क्या होता है? तड़ित झंझा में हवाएं नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं। इतना क्लियर हो गया? तो ये चैप्टर है। बाकी क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बना है कि उच्च तापमान तथा आर्द्रता के कारण किन क्षेत्रों में अपराह्न 2 बजे से 3 बजे मूसलाधार वर्षा होती है
और साढ़े 4 बजे आसमान साफ हो जाता है। विषुवत रेखीय अथवा शांत पेटी में, डोलड्रम में क्या होता है? संसार की सर्वाधिक वर्षा किस रूप में प्राप्त होती है? आंसर ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। संसार में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, किस प्रकार की वर्षा प्राप्त होती है? पर्वतीय वर्षा। क्या कारण है कि पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर में 600 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, किंतु वहीं लगभग 53 किलोमीटर दूर पुणे में मात्र 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो आंसर, जो महाबलेश्वर है वो विंडवर्ड साइड में है और जो पुणे है वो लीवर्ड साइड में है, वृष्टि छाया प्रदेश में है पुणे। क्या है? तो बड़ा शहर यार महाबलेश्वर होना चाहिए था, पानी था खूब बढ़िया। बड़ा शहर कहाँ बना? पुणे बना। ऐसा क्यों? पानी की कमी है पुणे में, 70 सेंटीमीटर वर्षा खाली, ऐसा क्यों हुआ? भूगोल। अगला, भारत में पश्चिमी विक्षोभ से किस प्रकार की वर्षा होती, किस प्रकार की वर्षा है? भारत में पश्चिमी विक्षोभ के किस प्रकार की वर्षा है? वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ को। जाड़ों में जो आपके यहाँ बारिश होती है वो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के कारण होती है। कैस्पियन सी से जो हवाएं चलती हैं आर्द्रता ग्रहण करती हैं जगह जगह पर, और भारत में उत्तरी भागों में आकर क्या करती है? वर्षा करती है। तमिलनाडु में जो विंटर रेनफॉल होता है, जाड़ों में जो वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा, वो आपके रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है, लौटते हुए मानसून की वजह से होती है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो सदावाहिनी है, कावेरी, क्योंकि वो साउथ वेस्ट मानसून से भी जल प्राप्त करती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी जल प्राप्त करती है, इसलिए कावेरी हमेशा क्या होती है? बहती रहती है। ठीक है? दक्षिण भारत गए हो? कोई नहीं गया आप में से? आजकल जाओ, इतने चौड़े पाट मिलेंगे, जब ट्रेन में बैठे होंगे डर लगता है कि ये नदी पार कब होगी भाई। यहां से लेकर और रानी पोखरी तक पुल बना हुआ, चल ही रहे हैं बस, क्या इतनी दूर तक इतने चौड़े चौड़े पाट है, पूरा पानी है आजकल। गर्मियों में जाना सूखा बिल्कुल, कैसा? बल्कि हमने तो पहले साबरमती को भी सूखा देखा गर्मियों में। अब बता रहे हैं कि उसमें मीठा पानी कहीं से नदी जोड़ो परियोजना के तहत कुछ कर दिया गया है, तो साबरमती में पानी रहता है। एक छोटे से बच्चे ने आपके, एक बार एक फंक्शन हो रहा था, वहाँ पे कलाम जी आ रखे थे, कलाम जी से बोला, एक कंसेप्ट रखा, कलाम जी को हिट कर गया। बच्चे ने ये कहा कि कहीं तो बाढ़ आ रही पानी में, नदियों में, और कहीं सूखा पड़ा हुआ, नदी में पानी नहीं है, हम जोड़ क्यों नहीं देते कि इसको? वहाँ से कंसेप्ट आया था नदी जोड़ो परियोजना का। क्या विद्वान लोग ऐसे होते हैं, है ना? कोई आम आदमी होता तो 2 झापट मारता बच्चे के, कैसी बात करता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा बात तो सही कह रहे हैं ये। तो नदी जोड़ो परियोजना यानी जिन नदियों में ज्यादा जल है उन नदियों के जल को डाइवर्ट करना किस तरफ? जो सूखी नदी है ना? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत के पश्चिमी विक्षोभ, ये बता दिया मैंने, चक्रवातीय वर्षा। विषुवत रेखीय क्षेत्रों के वायुमंडल में संघनन के बाद किस प्रकार के मेघों का निर्माण होता है? आंसर, क्यूमुलस निम्बस यानी कपासी मेघ, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स। वृष्टि छाया प्रदेशों के ऊपर कौन से बादल पाए जाते हैं? स्ट्रेटस यानी स्तरीय मेघ पाए जाते हैं। कौन से? समस्त ग्लोब पर औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? 97 सेंटीमीटर, 39 इंच। अब ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे ग्लोब की बात कर दी, किसकी? अगर हम पूरे ग्लोब को बोल रहे हैं तो उस पर कितनी वर्षा होती है? 97 सेंटीमीटर वर्षा होती है, औसत। औसत बोलते हैं एवरेज को, और अगर इंच में बोलेंगे 39 इंच। ठीक है? यानी 1 मीटर भी नहीं होती है वर्षा पूरे ग्लोब पे अगर औसत निकालें। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 1 मीटर में कितने होते हैं? 97 सेंटीमीटर होती है खाली वर्षा। तड़ित झंझावत की ऊंचाई कितनी होती है? 4 से 20 किलोमीटर। तड़ित झंझा के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? वायुमंडलीय अस्थायित्व। तड़ित झंझावत में हवाओं की गति कैसे होती है? नीचे से ऊपर। अब ये क्वेश्चन बनता है ऐसा, तड़ित झंझा में कहां से होती है? नीचे से ऊपर। और क्यों होती है? अभिसरण के क्षेत्रों में 2 हवाएं मिलती हैं, फिर ऊपर उठती हैं मिलकर। तड़ित झंझावत की उत्पत्ति में आदर्श क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य रेखीय प्रदेश।
मैं यहां से क्वेश्चन बना था ये वाला, भूमध्य रेखीय प्रदेश वाला। उम्मीद है इतना समझ में आ गया। अगला चैप्टर जो मैं कराऊंगा वो एयर मास, फ्रंट एंड साइक्लोन, वायु राशि, वाताग्र और चक्रवात। वायु राशि, वाताग्र और चक्रवात, ठीक है।